प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष ये घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं आपसे रूबरू होऊंगा मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है साइकोलॉजी अशोक पारिक। साइकोलॉजी अशोक पारिक चैनल में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनमें मुख्यतः रीट, सीटेट, सुपरटेट, DSSB, स्कूल लेक्चर्स, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वेरियस स्टेट्स के टेट्स, एच टेट, यूपी टेट, MP टेट, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो न केवल साइकोलॉजी बल्कि पेडागोजी, टीचिंग मेथड्स, स्कूल मैनेजमेंट और इनसे जुड़े हुए तमाम वो कंसेप्ट्स हम आपके सामने पेश करेंगे जो आपकी सफलता सुनिश्चित कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 ने हम सब के जीवन को पूरी तरह बदल के रख दिया है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस वक्त आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, अपने घर में ही रहते हुए ऑनलाइन स्टडी की तरफ आकर्षित हुए हैं और वक्त की इस नज़ाकत को हमने भी पहचाना है। आपसे गुजारिश है कि ऐसा करके आप स्वयं को सेफ रखें, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, एक्टिव रहें, सकारात्मक रहें और हमारे चैनल पे साइकोलॉजी से संबंधित चीज़ें देखें। यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ मैं एक दो बात आपसे और शेयर करूँगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी ये जो चैनल है साइकोलॉजी अशोक पारिक, इसमें आपके लिए पहला वीडियो जो मेरा आएगा वो दरअसल RTE 2009 का सेकंड पार्ट होगा। आप में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को जानते हैं कि मेरे RTE 2009 के एक वीडियो में केवल पार्ट फर्स्ट है, धारा 21 या 22 तक उसमें है। तो आपकी काफ़ी दिनों से डिमांड रही है। हालांकि मैं ये जो वीडियो आपको दे रहा हूँ ये तब का रिकॉर्डेड है। पहला वीडियो आपको ये मिलेगा जो अभी आप देखने जा रहे हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आप सब लोगों ने बार बार बोला है, NCF 2005। NCF 2005 का दूसरा वीडियो रहेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने उत्कर्ष ऐप में भी आपसे वादा किया था और बाकी राजस्थान के बहुत से स्टूडेंट्स से जयपुर में दूसरी जगह वादा किया था कि मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा, तो शुरुआत मैं कर रहा हूँ एब्सोल्यूट फ्री टेस्ट सीरीज़ से। और इस टेस्ट सीरीज़ में सबसे पहले हम रीट साइकोलॉजी, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सबसे प्रश्न लेंगे और अब के बाद, आज के बाद आपको हर रोज YouTube पे महत्वपूर्ण प्रश्न, उनसे संबंधित कंसेप्ट मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा जो डाउट्स आज तक हो सकता है आपके क्लियर नहीं हुए हों वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। इस अवसर पर मैं आप सबके लिए दिल से दुआ करूंगा कि इस बार आपको अपनी मंजिल मिले। डू हार्ड वर्क, मेहनत तो आपको करनी है, गाइडेंस के लिए हम हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, आने वाले समय में हमारा ऐप भी आएगा लेकिन उससे पहले जो रीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और सूचना मेरे पास है। अभी ऑनलाइन क्लास वाला के प्लेटफॉर्म पे हमने एक ऐप किया है
आप ऑनलाइन क्लास वाला से जुड़ना चाहें तो वहाँ आपको मेरी रीट की साइकोलॉजी की संपूर्ण क्लासेस मिलेंगी, आप पता कर लें। अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ 2017 में RT 2009 हमने रिकॉर्ड किया था, उसका पहला पार्ट हमने आपके सामने पेश किया था। अब दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ RT में अमेंडमेंट हुआ है, कुछ प्रोविजंस बदले हैं और कुछ और भी बातें हैं जिनका उल्लेख करना जरूरी है। तो एक समरी के रूप में मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा RTE की धारा 6। दोस्तों आपको याद होगा हमने RT की धारा 6 में विद्यालय की स्थापना की बात करी थी और उसमें हमने देखा था कि कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय की दूरी थी 1 किलोमीटर और कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर। यहां एक नोट है, ध्यान रखेंगे। ये 1 से 5 तक 1 किलोमीटर और कक्षा 6 से 8 तक 1 किलोमीटर, ये राजस्थान सरकार का जो अधिनियम इसको हम बोल दें, बाकी राजस्थान सरकार का RTE 2011 का नियम था जिसमें उन्होंने कक्षा 6 से 8 तक की दूरी 2 किलोमीटर रखी थी। 2 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। राजस्थान के हर एग्जाम में आपको कक्षा 6 से 8 तक की दूरी 2 किलोमीटर करनी है, किंतु जब 27 अगस्त को गजट नोटिफाई हुआ, केंद्र सरकार ने जब RT की अधिसूचना जारी की तो वहां उस गजट नोटिफिकेशन में, उस राजपत्र में 6 से 8 तक की दूरी 3 किलोमीटर थी। ध्यान देंगे, 3 किलोमीटर कक्षा 6 से 8, हालांकि कक्षा 1 से 5 1 किलोमीटर ही। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में 2 किलोमीटर करेंगे। अगर आप राजस्थान के बाहर का कोई पेपर दे रहे हैं, CTET दे रहे हैं या इवन UP टेट दे रहे हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हैं, तो वहाँ की जो नियमावली है उसमें कोई बात और दूसरी है तो बात अलग है। नहीं तो आप वहाँ पे करेंगे 6 से 8 में 3 किलोमीटर, CTET में करेंगे 3 किलोमीटर, DSSB में करेंगे 3 किलोमीटर, लेकिन रीट में करेंगे 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर। तो पहला नोट ये जो मैंने आपको बताया विद्यालय की स्थापना के बारे में। दूसरा नोट जो भी स्कूल लेक्चर भर्ती में पूछा भी गया है, हमने पेनल्टी की बात करी है पिछले वीडियो में, याद होगा आपको। जुर्माना, एक तो जुर्माना था विद्यालय के मानक, बिना मान्यता के विद्यालय, मान्यता के मानक थे और बिना मान्यता के विद्यालय चलाने पे जुर्माना, पर डे 10,000 और 1 लाख पेनल्टी। एक अनुवीक्षण प्रक्रिया, धारा 13, याद है आपको। धारा 13 के तहत विद्यालय में प्रवेश के समय किसी भी बालक या अभिभावक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रख सकते। यदि किसी ने ऐसा किया तो उस पे जुर्माना है, और उस वीडियो में हमने उस पे जुर्माना आपको लिखवाया था, बताया है। उसमें बताया है कैपिटेशन फीस का 100 गुना, ध्यान देंगे, कैपिटेशन फीस का 100 गुना, साथ में 25,000 रुपये पहली बार, पहली गलती पे, दूसरी गलती पे 50,000 हर बार, और मान्यता रद्द। प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालय। तो ये जो जुर्माना था, पेनल्टी थी, कैपिटेशन फीस का 100 गुना, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, मान्यता रद्द। इसमें एक संशोधन है, और वो संशोधन केवल आपको ध्यान रखना है, कैपिटेशन फीस का 100 गुना नहीं बल्कि 10 गुना। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी राजस्थान सरकार की जो नियमावली है, RTE 2011 नियम है, उसकी बात है। तो कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा, कैपिटेशन फीस की 10 गुना पेनल्टी ली जाएगी। पहली बात हमने करी
2 किलोमीटर भी राइट है और 3 किलोमीटर भी है। राजस्थान के बाहर 3 किलोमीटर, राजस्थान में 2 किलोमीटर, कक्षा 6 से 8 तक की बात है। और दूसरी बात, कैपिटेशन फीस 100 गुना नहीं बल्कि 10 गुना। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, हम सब जानते हैं आरटी की धारा 16, क्या था धारा 16 में सॉरी, क्या था धारा 16 में? नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी किसी भी छात्र को आरंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे, किसी भी क्लास में रोकेंगे नहीं। इस नो डिटेंशन पॉलिसी में संशोधन हो चुका है, और यह संशोधन मैं आपको बता दूं 3 जनवरी 2019, 3 जनवरी 2019 को आरटीई की धारा 16 में, 3 जनवरी 2019 को आरटीई की धारा 16 में संशोधन करके प्रधानाध्यापक को यह अधिकार दिया गया है, प्रधानाध्यापक को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सरकार, प्रधानाध्यापक को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सरकार की अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से केवल अंतिम कक्षा में, राज्य सरकार की अनुमति से केवल अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा कौन सी हो जाएगी? 8वीं, केवल अंतिम कक्षा में किसी छात्र को रोक सकता है, डिटेन कर सकता है, मतलब फेल कर सकता है। इसका मतलब अब धारा 16 के तहत आरंभिक शिक्षा में भी छात्र अनुत्तीर्ण होंगे, लेकिन प्रोविजंस हैं राज्य सरकार की परमिशन से केवल एचएम को यह अधिकार दिया गया है। ये 3 जनवरी 2019 का संशोधन है, मतलब ये नो डिटेंशन पॉलिसी में संशोधन है। ये तीसरी बात है जो आपको पहले वीडियो से जोड़ के देखनी है। और चौथी और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, हमने देखा था पहले वीडियो में कि आरटी में कुल 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। अध्यायों पे अलग से प्रश्न आया है, उनका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आपको पहले वीडियो में अध्याय के बारे में उल्लेख नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली इन पे प्रश्न आए हैं काफ़ी कि साहब सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, कुल कितने अध्याय हैं, इनके बारे में अलग से आपको वीडियो दूंगा। अभी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आरटीई 2009 की धारा 38 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति के बारे में है। और आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान, ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है, राजस्थान सरकार ने आरटीई 2009 की धारा 38 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक नियमावली जारी की। उसको हम राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 कह सकते हैं, वो गलत नहीं है, पर वास्तव में वो अधिनियम नहीं है, नियम है। इसका आपको नाम ध्यान रखना है, राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य, राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम या नियम। चलिए, बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 हम बात कर चुके हैं। इसको लागू करने की अधिसूचना कौन सी डेट को जारी हुई थी? 29 मार्च 2011।
कब जारी हुई थी? 29 मार्च 2011 को जारी हुई थी। इसका नाम राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। परीक्षा में अगर अधिनियम 2011 आते तो बात है की है, नियम 2011। और खास बात, ये जो नियमावली थी इसमें आपको ध्यान है आरटी 2009 में कितने अध्याय हैं? 7, जिनका मैं सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। आरटीई 2009 में कितनी धाराएं हैं? 38। लेकिन जो बात आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है इस पर कोई बात आ जाए, राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में कुल 10 अध्याय हैं और 29 धाराएं हैं। हालांकि हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे, उनकी जरूरत नहीं है, पर अगर फिगर आपको कोई पूछ लें तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान वाले में कुल कितने अध्याय हैं? 10। तो ये महत्वपूर्ण सूचना ध्यान रखेंगे, अध्याय 10 हैं। आप देखिए आरटीई पार्ट 2। थैंक यू। देखो मैं आपको टेट की बात बता दूं, 2 मिनट उन्होंने लिखवाने के लिए मना किया तो मैं आपको वो बताता हूँ। एक्चुअली आपको सबको पता है 2011 में पहली बार टेट हुआ ना, 7 साल के लिए वैलिड। और टेट जब 2011 में आर टेट हुआ, टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, शिक्षक पात्रता परीक्षा थी। राजस्थान ने लिया तो आर टेट हो गया, हरियाणा ने लिया तो एच टेट हो गया, केंद्र सरकार ने लिया तो सी टेट हो गया, हुआ ना। तो उसमें साफ लिखा था कि साहब ये जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं ये आपकी अध्यापक के पद पे नियुक्ति की गारंटी नहीं है, ये तो केवल नियुक्ति के लिए पात्रता है। हाँ, इस बात की गारंटी है कि अगर आप ये परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। ये 2011 की बात थी। फिर 2012 में भी ऐसा हुआ, पता है आपको? 2012 में वापस आर टेट 2012 में हुआ कि नहीं हुआ? फिर लोगों ने मांग उठाई थी और अब वर्तमान में जो सरकार है इन्होंने घोषणा भी की थी, वर्तमान सरकार ने घोषणा भी की थी, आपको याद है मैनिफेस्टो में, कि साहब बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम आगे से 2 परीक्षाएं नहीं कराएंगे, एक ही कराएंगे। हाँ हाँ, मैं लिखवाऊंगा अभी। ओके, अभी मैंने लिखवाया नहीं, मैं लिखवाता हूँ बेटा, अभी लिखवाता हूँ। हो गया ना? ओके ओके, मैं लिखवाता हूँ आपको। मैं कोई बात बता रहा हूँ, सुन लें आप भी। तो क्या था? हाँ, तो फिर सरकार ने कहा कि इस बार हम एक करेंगे, और सरकार ने उस बात को तो पूरा किया है। क्या पूरा किया? रीट। और रीट में ध्यान रखेंगे रिक्रूटमेंट और एलिजिबिलिटी दोनों है, ठीक है ना। रीट में पात्रता भी है और नियुक्ति भी है। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे अभी 35,000 पे लेंगे तो आपको पहले 35,000 में आना है, या जैसे लेवल 2 लेवल 1 अलग अलग है तो 15,000 में या 20,000 में आपको आना है। पर सवाल ये कि 15,000 में वो जो 2011 में बैठे थे वो भी शामिल, 2012 वाले भी शामिल, 14 वाले भी शामिल, और उनके पुराने अगर मार्क्स ज़्यादा है तो वो। एक और चीज़ आपको ध्यान है, 70% इसके जुड़ेंगे, 30% ग्रेजुएशन के जुड़ेंगे। पर आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में बहुत से लोगों के कम ही नंबर होते हैं, ठीक है ना। ऊपर के नंबर वाले तो बीएड वीएड करते ही नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए चांसेस है। और इस बार आप कुछ ऐसा करें, कवर करें, कुछ चीज़ें बेहतर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको पहले 5,000 में ही रखें, आप रेगुलरली आए, पढ़ें हमसे, ऐसा करेंगे, हम कर देंगे। और आप खुद भी बहुत मेहनत करनी है। वो कल से फॉर्म भरे जाएंगे, पता है आपको, है ना। और मे बी डेट आगे जाए, मे बी नहीं जाए, आपको मान के चलना है 12 फरवरी को ही होगी, ठीक, 11 फरवरी जो भी डेट है आपकी। तो आप और टॉपिक देख के टॉपिक वाइज पढ़ें। कुछ मैं कहता हूँ आरटी में आप जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। सारे टॉपिक हम आपको ऐसे ही कराएंगे, उसके बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। और अब देखो, अब एक बात और रहती है कि साहब पेपर का लेवल क्या होगा। तो इसमें बड़ी विसंगतियां हैं। विसंगतियां क्या हैं कि साहब 2011 में इजी आ गया और इस बार आपने हार्ड दिया, तो फिर वो नंबर का कैसे करेंगे आप, क्योंकि हार्ड में तो कम नंबर आएंगे, उनके 2011 में ज़्यादा आ गए। तो संभावना यही है कि पेपर का लेवल ज़्यादा मुश्किल नहीं देंगे आपको। तो आप कोशिश करना 90 क्रॉस कर जाओ, 94 क्रॉस कर जाओ, 96 क्रॉस कर जाओ, मे बी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ठीक है ना। सो मैनी, मैं 2012-13 में उत्कर्ष में पढ़ा रहा था, उत्कर्ष जाता हूँ विजिटिंग फैकल्टी के रूप में। अभी इन दिनों मैं जा नहीं पाया, मैं जयपुर में ज़्यादा बिजी हूँ, व्यस्त हो गया। मेरी स्टार्टिंग झुंझुनू से थी। झुंझुनू हमारा ओन कोचिंग है, यस विवेकानंद, किसी ने नाम सुना हो तो। आप पढ़ के आई हैं वहाँ पे? किससे? एक ही दिन गई थी, मेरे से पढ़ा था जी, गुड। टेंट में बैठी होंगी आप वहाँ पे? हाँ, यस, ओके, थैंक यू।
चलिए साहब। हमने टॉपर्स दिए हैं और हम टॉपर्स देते हैं, चिंता नहीं करें आप। चलिए, तो धारा 23 में क्या है लिखें आप। धारा 23 लिखें आप। धारा 23 में लिखें, शिक्षक की नियुक्ति के लिए, धारा 23 में लिखें, शिक्षक की नियुक्ति के लिए, शिक्षक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को, मतलब कैंडिडेट को जो बनना चाहता है, शिक्षक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक, शिक्षक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक, न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा ब्रैकेट में टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। लिखा आपने? तो धारा 22 टेंशन देती है ना, और इस बार तो पता है आपको क्या, प्राइवेट स्कूल में वही टीचर पढ़ा सकेंगे जिनके पास टेट या रीट का प्रमाण पत्र होगा। वहां परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, इसलिए हर कोई इसमें बैठ रहा है, सबको देना है। ठीक है, ये धारा 22 थी, सॉरी 23 थी, धारा 23। अब है धारा 24, और धारा 24 में आपकी ड्यूटीज हैं, शिक्षक के दायित्व, कर्तव्य, शिक्षक के दायित्व, शिक्षक के कर्तव्य। आपको पता है क्या क्या दायित्व? 4 बातें हैं। क्या 4 बातें हैं? सुन लें आप पहले तो, फिर मैं लिखाता हूं। पहला काम तो जब आप, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो पहला काम क्या करना होगा आपको? नो, ओ नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। स्कूल में क्या करना होगा? यस, पहला काम तो आपको रोज जाना होगा, समय पे जाना होगा साहब। ठीक है ना, वो वेरिफिकेशन तो पोस्टिंग से पहले हो गई बात। ठीक है ना, पोस्टिंग होने के बाद पहला काम क्या होगा? डेली स्कूल जाना होगा साहब, और समय पे जाना होगा, पूरे टाइम वहां पे रहेंगे। तो पहला दायित्व तो ये है। ठीक है, दूसरा दायित्व क्या होगा कि वहां आप जाएंगे तो फिर क्या करेंगे वहां जाके? यस, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसको वो बोलते हैं तय सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। पहला काम रोज जाएंगे, दूसरा काम जो सीमा है निर्धारित समय, उसमें आप पाठ्यक्रम पूरा कर देंगे, इवन हाफ ईयरली तक पूरा करके फिर रिवीजन करेंगे जो भी निर्देश होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, केवल आप पाठ्यक्रम पूरा करके ही अपनी इतिश्री नहीं समझेंगे, केवल आप अपना पाठ्यक्रम पूरा करके ही अपना दायित्व पूरा नहीं समझ लेंगे, बल्कि आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने कितना सीखा। यस, इसके लिए आपको उनके लर्निंग रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, बच्चों के अधिगम आलेख रखने पड़ेंगे, उन्होंने कितना सीखा। पहला काम रोज स्कूल जाना, दूसरा काम तय सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करना, और तीसरा काम बच्चों के रिकॉर्ड रखने हैं। ठीक है, और केवल रिकॉर्ड रखने से ही काम नहीं चलेगा, और क्या करना होगा? और आपको उनकी चीजों को उनके पेरेंट्स के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। पीटीएम समझते हो ना, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयोजित करनी पड़ेगी, एसएमसी होती है। ठीक है ना,
तो ये क्या हुआ, ये 4 बातें हैं। मेरे ख्याल से इनको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहें तो फिर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 4 बातें क्या क्या थी, लिखना चाहेंगे या वैसे ही? ओके। तो पहली बात थी कि साहब रोज स्कूल जाना। दूसरी बात, तय सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करना। तीसरी बात, उनका रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड मतलब लर्निंग रिकॉर्ड रखना, अधिगम आलेख रखना। पर वैसे भी पोर्टफोलियो तो अभी बन रहे हैं सीसी में, आपको पता है हर बच्चे की अलग फाइल है, उसकी तमाम चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। और चौथा, अभिभावकों से संपर्क में रहना। तो ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी होगी। ये आरटी की धारा 24 बोलती है। कौन सी बोलती है? 24। धारा 21 में क्या था, क्या था? एसएमसी। धारा 21 में एसएमसी थी और धारा 22 में एसडीपी थी। एसएमसी का पुनर्गठन कितने साल में? 3 साल में। और विद्यालय विकास योजना का 2 साल में। एसएमसी का कोरम याद है आपको कितना था? 1/3। एसएमसी में महिलाएं कितनी थी? अभिभावक कितने थे? एसएमसी की मीटिंग साधारण सभा की 3 माह में और कार्यकारिणी की कौन से दिन? अमावस्या को। उसके बाद धारा 23 थोड़ी टेंशन देती है, तो उसमें आपको शैक्षणिक और प्रशिक्षण के अलावा क्या पास करना पड़ेगा? टेट पास करना पड़ेगा साहब, अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य। अब है धारा 25। धारा 25 में पीटी रेशियो है साहब, पीटी रेशियो। पीटी रेशियो समझते हो? पुपिल टीचर रेशियो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखें धारा 25 में क्या है। तय तय सीमा में, तय सीमा में छात्र शिक्षक अनुपात, तय सीमा में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा करना होगा। तय सीमा में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा करना होगा। और ये धाराएं आपके लिए कुछ गुड न्यूज लेके आती है, मैं आपको बताऊं। अब छात्र शिक्षक अनुपात कितना है हम आपको अभी बताएंगे। छात्र शिक्षक अनुपात कितना है उसका उल्लेख इस धारा में नहीं है, जो अनुसूची में है, ठीक है। पर इस धारा में यह है कि साहब छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन करना होगा, ठीक है। आपके लिए गुड न्यूज यूं है कि एक तो छात्र शिक्षक अनुपात का मतलब हुआ कि जितने छात्र नामांकन बढ़ेगा सरकारी स्कूलों में उतने टीचर्स चाहिए तो आपके लिए बेनिफिट है। दूसरी बात, ये जो छात्र शिक्षक अनुपात है इसमें सरकार छूट भी लेती है और छूट ली है। छूट कौन दे सकता है? ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार। और छूट कितनी ली जा सकती है? अधिकतम 5 साल। ये बात लिखें आप इसमें, नोट करके लिखें आप इसमें। केंद्र सरकार की अनुमति पर अधिकतम 5 वर्ष के लिए अधिकतम 5 वर्ष के लिए इसमें शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। शिथिलता यानी छूट दे देंगे, 5 वर्ष के लिए शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। बात को समझे? तो साहब एग्जीक्यूट हुआ 2010 में, राजस्थान में 2011 में एग्जीक्यूट हुआ। और सुने आप, 2011 में एग्जीक्यूट हुआ तो फिर पहला एकेडमिक सेशन आया 2012 का, ठीक है ना। उसको 5 साल अब हुए हैं, और पता नहीं सरकार की मंशा भी यही थी क्या कि साहब चुनाव से ठीक पहले हम वो तमाम चीज़ें कर दें, और शायद इन्होंने ऐसा किया भी है। तो 35,000 भर्तियाँ आपके सामने आ रही हैं, ठीक है ना। और चिंता नहीं करें आप, इतनी भर्तियाँ और भी आएंगी। कम से कम 1 लाख टीचर्स लेंगे और कुछ रिटायरमेंट्स भी हैं। तो आपके लिए राहें बहुत आसान हैं, पर पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है। धारा 25 थोड़ा सुकून देती है ना। और धारा 26 और भी खुशियां लेके आएगी। तो अगली धारा 26 लिखें आप, धारा 26। धारा 26
धारा 26। धारा 26 में क्या है आप लिखें, किसी भी विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में कुल स्वीकृत अध्यापकों के पदों की संख्या के, किसी भी विद्यालय में कुल स्वीकृत अध्यापकों के पदों की संख्या के 10% से अधिक पद, 10% से अधिक पद खाली नहीं रखे जाएंगे, रिक्त नहीं रखे जाएंगे। वापस बोल रहा हूं, किसी भी विद्यालय में कुल स्वीकृत अध्यापकों के पदों की संख्या के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। कितनी बड़ी बात, रिक्त नहीं रखे जाएंगे साहब, बात को समझे आप। 2013 में जब डिस्ट्रिक्ट वाइज थर्ड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 33 के 33 जिलों में, याद है आपको? तो क्या हुआ था पता है? सर्वे आया, जैसे मैं नागौर की बताऊं आपको, नागौर में साहब 5000 पद खाली थे। तो सरकार ने जितने पोस्ट भरी उस हिसाब से नागौर को दे दिए साहब। नागौर को हमने 1800 टीचर्स दे दिए या 1600 दे दिए, इतनी पूरी कर ली। अब क्या है, जब 5 साल पूरे हो गए ये, तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके नागौर में फॉर एग्जांपल 5000 पद खाली हैं, तो अब सरकार को 5000 में से कितने भरने होंगे? 4500, है ना? 500 ही खाली रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण धारा 26 आपको गुड न्यूज देती है। धारा 25 पीटी रेशियो के हिसाब से और धारा 26 खाली पदों के हिसाब से 90% पद भरने होंगे, इसलिए अच्छी खबरें हैं, अच्छी बात है। ठीक है, ओके। पीटी रेशियो बताऊंगा अभी मैं आपको। पीटी रेशियो का उल्लेख अनुसूची में है, ठीक है ना? धाराओं के जस्ट बाद आपको मैं वो बताने वाला हूँ, और पीटी रेशियो पे प्रश्न जरूर आता है, तो उसको हम करेंगे। ठीक है, ओके। धारा 27, धारा 27। तो देखो धारा 27 क्या बोलती है। आपको पता है काफी समय से शिक्षक संघ और टीचर्स एक मांग उठाते हैं। क्या मांग उठाते हैं? सरकार को ये कहते हैं कि साहब आप कहते हो कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी सुधरती नहीं है, पर हम क्या करें? कई स्कूलों में तो हम सिंगल टीचर हैं या 2 टीचर हैं, तो क्या करें साहब? इतनी तो डाक बनानी पड़ती है, ओसार की अलग बनानी पड़ती है, एसएमसी मेंटेन करनी पड़ती है, शिक्षा शनिवार का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, प्रेयर का अलग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और फिर आए दिन आप हमारी ड्यूटियां लगाते हो, कभी चुनाव में, कभी पल्स पोलियो में, पहले टीचर्स की पल्स पोलियो में ड्यूटी लगती थी, कभी आर्थिक जनगणना में, कभी पशु जनगणना में, पता है भेड़ बकरियां गिनते थे टीचर, कभी मेलों में, कभी मध्य प्रदेश में चप्पलों की लाइन लगाने में, कभी मध्य प्रदेश में एक और हुआ, टीचर्स को बिशल देते थे कि साहब आप सुबह सुबह जो खुले में सोच जाएंगे बिशल बजाओगे। तो शिक्षकों की इस मांग को सरकार ने अपने हिसाब से माना, और आरटी की धारा 27 में यह कहा कि अब आपको चिंता नहीं करनी है, हम पढ़ाने के अलावा केवल 3 काम तो आपसे करवाएंगे, 3 काम ही करने होंगे, चौथे के लिए नहीं कह सकते। ठीक है ना? और वो 3 काम कौन से हैं? एक तो है जनगणना, पर जनगणना नहीं लिखेंगे, जनगणना में मैं लिखाऊंगा अभी आपको, 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम सेंसस, उसी में ड्यूटी लगेगी, बाकी आर्थिक जनगणना में नहीं, पशु जनगणना में नहीं। दूसरा, चुनाव में केवल आम चुनाव में, और ध्यान रखना आम चुनाव में केवल आपके केंद्रीय और राज्य की जो विधानमंडल हैं उनके चुनाव में ड्यूटी लगेगी, प्लस लोकल बॉडी के चुनाव में ड्यूटी लगेगी। उसके अलावा भी कौन से चुनाव होते हैं? बहुत से होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में ड्यूटी लगाते थे, बैंकों के चुनाव में ड्यूटी लगाते थे, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के चुनाव में, कॉलेज के प्रेसिडेंट के चुनाव में ड्यूटियाँ लगती थी। यानी कितने भी चुनाव हो सकते हैं, दूसरे चुनाव में ड्यूटियाँ नहीं लगेंगी, केवल आम चुनाव में और विधान मंडलों के चुनाव में ड्यूटियाँ लगेंगी। और तीसरी बात है कैलेमिटी, आपदा कोई होगी तो उसमें तो आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो अब इसका असर हो रहा है, पता है आपको? विद्यालय में डाक बनाने के लिए हर एक विद्यालय में बाबू नहीं होता ना, तो आरंभिक शिक्षा में स्पेशली 5वीं तक के स्कूलों में तो होता ही नहीं है। तो अभी शिक्षा सहायकों की भर्ती की गई है, वो क्या काम करेंगे? वो केवल डाक का काम करेंगे। तो टीचर्स को ये फ्री किया,
निर्माण कार्य जो भी होगा उसमें टीचर्स को फ्री कर रहे हैं, इवन आने वाले समय में एमडीएम से भी फ्री कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तो जब तक जाओगे तब तक कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। चलिए साहब, तो धारा 27 में याद रहेंगी ये बातें आपको, लिखें। धारा 27 में लिखें, एक शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त, एक शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त केवल निम्न 3 प्रकार के कर्तव्यों के लिए एक शिक्षक को शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त केवल निम्न 3 प्रकार के कर्तव्यों के लिए बाध्य किया जा सकेगा, बाध्य किया जा सकेगा। और डेस करके ये 3 कर्तव्य आपको लिखने हैं। पहला तो लिखें 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम, 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम, सेंसस। दस वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम। दूसरा आम चुनाव, आम चुनाव। और आम चुनाव में आपको बता चुका हूं, केवल विधानमंडलों के विधायिका के चुनाव, केंद्र और राज्य, और साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव, आम चुनाव। और तीसरी बात लिखें आप, प्राकृतिक आपदा राहत कार्य, प्राकृतिक आपदा राहत कार्य। प्राकृतिक आपदा तो आप समझते ही होंगे, प्राकृतिक आपदा राहत कार्य। क्लियर है? ओके। तो धारा 27 थोड़ी राहत देती है शिक्षकों को, शिक्षकों को कुछ उन्मुक्तियां प्रदान करती है, शिक्षकों को कुछ फ्री करती है। अब है धारा 28। धारा 28 के बारे में आपने जरूर सुना होगा, सुना है? धारा 28 लिखें आप, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध। प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध है साहब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम आपको निर्देशन दे रहे हैं, वो नहीं है। क्या है इसमें कि आप जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसके बच्चों को आप अलग से पैसे लेके पढ़ाते हो, उस पर प्रतिबंध है। यह धारा 28 का उल्लंघन होगा। तो प्राइवेट ट्यूशन पर रोक कौन सी धारा लगाती है? 28। शिक्षक की पात्रता या योग्यता की बात कौन सी धारा करती है? 23। शिक्षक के उत्तरदायित्वों की बात कौन सी धारा करती है? 24। धारा 25 क्या बताती है? पीटी रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात। और धारा 26 में कितने पद खाली नहीं रखेंगे? 10 से ज्यादा। गुड। अगली बात 29, धारा 29। और धारा 29 में 2 बातों का उल्लेख है। धारा 29 क्या है? धारा 29 में लिखें, धारा 29 में एक तो है पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या, तथा दूसरी बात है मूल्यांकन प्रक्रिया। धारा 29 में 2 चीजें हैं, एक तो है पाठ्यचर्या, एक मूल्यांकन प्रक्रिया, करिकुलम। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया। तो सुन लें आप इसमें क्या है। यानी पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? पाठ्यपुस्तक मंडल छापता है, पर इसका निर्धारण करने वाले जैसे बोर्ड है, SIRT है, ये इदारे हैं, ठीक है। पर धारा 29 कहती है कि साहब पाठ्यचर्या के निर्धारण में किन को शामिल किया जाना चाहिए? नहीं, शिक्षकों। यानी शिक्षक उनसे जुड़े रहते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि बालकों को पता नहीं होता। और शिक्षक जुड़ेंगे तो फिर एसएमसी भी जुड़ेगी, ये विभाग भी जुड़ेंगे। तो लोकल लेवल पे जो जो रूट लेवल पे जो लोग चीज़ों को फेस करते हैं ना, वो वहाँ पे दिल्ली जयपुर में बैठ के, दिल्ली में बैठे कोई पाठ्यक्रम बना रहे हैं, पर सुदूर सीमावर्ती बाड़मेर जिले में कोई स्कूल है, वहाँ पे पता नहीं क्या दूसरी चीज़ें आती हैं। इसलिए उनको जोड़ा है कि साहब लोकल लेवल पे स्थानीय स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्माण में भी भागीदारी सुनिश्चित हो। बात को समझे आप? और दूसरी बात मूल्यांकन प्रक्रिया। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सीसीई लागू किया है। सीसीई का मतलब, सीसीई सुना है आपने? यस। एक सी का मतलब तो होता है कंटिन्यूअस, एक सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, और ई का मतलब इवेल्युएशन। हिंदी में बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या हुआ? मतलब कंटिन्यू का, मतलब लगातार का, हमेशा का मतलब रोज रोज। यानी इसमें वही बात है कि साहब एक दिन की परीक्षा तय नहीं करेगी, पूरे साल उसने जो किया उसके आधार पर तय होगा। यानी परीक्षा को किससे जोड़ दें? कक्षा की गतिविधियों से। कक्षा में वो जो भी करता है रोज, उससे जोड़ दें। इसको बोलते हैं सतत। व्यापक किसको बोलते हैं? व्यापक पे प्रश्न आ चुका है। व्यापक का मतलब क्या बताएं आप? बड़ा, खूब, पाठ्यक्रम संपूर्ण रूप से। ओके, चलिए मेरे को ओके आपने बताया। चूरू सेंटर से कोई जवाब दे, व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या? कोई एक जवाब दें। व्यापक, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक जो शब्द है, गुड गुड गुड। रतनगढ़ से कोई जवाब दे मेरे को, व्यापक का मतलब क्या? वेरी गुड वेरी गुड, समझे आप? यानी एक शिक्षार्थी के व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं? कितने पक्ष होते हैं? 3। एक होता है ज्ञानात्मक, एक होता है भावात्मक, एक होता है क्रियात्मक, और गुणात्मक भावात्मक का ही दूसरा नाम है। ठीक है ना? तो व्यापक का मतलब ये हुआ केवल हम उसको, केवल उसके ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि सभी पक्षों का, पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्येतर जो गतिविधियां हैं, सहगामी जो क्रियाएं हैं, उनको भी शामिल करना है। इसको बोलते हैं व्यापक। क्लियर? ओके। तो धारा 29 में दो बातें हैं, एक तो सतत व्यापक मूल्यांकन, और एक पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षकों की और स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। धारा 29। गुड, अच्छा बताया उसने। चलिए, आपने भी ठीक बताया। अब है धारा 30। धारा 30 क्या बोलती है? धारा 30 में भी दो बातें हैं। धारा 30 में लिखें आप, आरंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक। ब्रेक दो। धारा 30 क्या बोलती है? आरंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी, तथा दूसरी बात, किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी, तथा अंतिम परीक्षा का उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दो बातें। ठीक है?
यानी आरंभिक शिक्षा कहाँ तक होगी? 1 से 8। इसका मतलब 8वीं तक आप कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ले सकेंगे। आप बोलेंगे साहब अभी तो लिए, अभी लिए तो वो क्या थी? यस, ऐच्छिक थी, वैकल्पिक थी, कंपलसरी नहीं थी, कोई चाहे तो दे चाहे तो नहीं दे, इसका मतलब अनिवार्य नहीं। ठीक है। दूसरी बात, 8वीं पास का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। आपको पता है 8वीं पास का सर्टिफिकेट कौन बनाता है? पहले डाइट बनाती थी, अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाता है। ठीक है। हालांकि इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। एक और बात, अभी आपको पता है अभी इस बार 5वीं क्लास की परीक्षा भी जिला स्तर पे ली गई थी, देखा ना आपने? तो अभी 5वीं पास जो बच्चे हुए उनकी मार्कशीट प्रिंटेड आई है बाकायदा, जन्म तिथि और मार्कशीट। ये सब इसलिए है कि सब हर चीज़ अपन ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो इसलिए भी किया है। पर वो भी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं थी 5वीं के बच्चों की परीक्षा भी। तो ध्यान रखेंगे, धारा 30 कहती है कि 8वीं तक आप कोई भी परीक्षा कंपलसरी नहीं कर पाएंगे, कंपलसरी नहीं करेंगे। बात को समझे? ओके। कंपलसरी क्यों नहीं परीक्षा? परीक्षा अनिवार्य क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे को टेंशन देती है, इसलिए नहीं। ओके। धारा 30। ओके। अब नोट करके आप लिखें धारा 31 से 34। इसके बाद ही आपको ब्रेक दे दूं, ये तो पूरा कर लें अपन, है ना? ठीक है ना? आप तो आराम से बैठे हो। हाँ, तो मुझे भी कम एनर्जी जा रही है मेरी भी, वरना तो मैं 500 बच्चों के सामने जब बोलता हूँ तो फिर हमारा वो चलता है इंट्रैक्शन, और वो ये अलग प्रकार की क्लास दी है सर ने। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है ना? एकदम क्या स्टडी हो रही है पीसफुली। और इसमें हम जब पढ़ेंगे कुछ कंसेप्ट वाली बातें तो आपको और मज़ा आएगा। पर अगली बार मैं आऊँगा संडे को तो मेरे को ये सब भरा हुआ चाहिए। आप कर लेंगे थोड़ी सी कोशिश? गुड। ओके सर, चलते हैं 31 से 34। और 31 से 34 में नोट करके एक बात लिखें आप, धारा 31 से 34 बाल संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम 2005। धारा 31 से 34 में बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाल संरक्षण अधिनियम 2005। और क्या क्या है तो धारा भी लिख लें आप। धारा 31 में है, धारा 31 में आरटी की मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग को क्या बोलेंगे? मॉनिटरिंग लिख दें। धारा 31 आरटीई की मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग या सुपरविजन या निरीक्षण या इसका अवलोकन। धारा 31 में आरटीई की मॉनिटरिंग यानी स्थानीय प्राधिकारिता और समुचित सरकार ये देखेगी कि साहब आरटीई के प्रोविजंस का स्कूलों में पालन तो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो बाल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बात को समझ रहे हैं आप? आरटीई की मॉनिटरिंग। धारा 32, धारा 32 कहती है शिकायतों को दूर करना। और अगर कोई मॉनिटरिंग में पता लगा कि साहब प्रॉब्लम है तो फिर जो शिकायत है, ग्रीवेंसेस हैं, उनको दूर करें, शिकायतों को दूर करना। और इनमें भी वही बात है, लोकल अथॉरिटी भी और समुचित सरकार भी। तो धारा 31 आरटी की मॉनिटरिंग के बारे में है, आरटी की देखरेख है, आरटी के प्रावधान लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इनका निरीक्षण है, सुपरविजन है। और धारा 32 शिकायतों को दूर करने के बारे में है। लिखा आपने? ओके। धारा 33 और 34 दोनों देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक में तो है केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए परिषद, और एक में राज्य सरकार को। ठीक है ना? तो धारा 33 में लिखें केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए, केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए कम से कम 15 सदस्यीय, वही एसएमसी वाले मिनिमम 15, इसमें भी 15 हैं, कम से कम 15 सदस्यीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। शिक्षा सलाहकार परिषद, केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए कम से कम 15 सदस्यीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। यह धारा 33 में है। और धारा 34 में क्या जाएगा? राज्य सरकार। धारा 34 में
राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद, मेंबर इसमें भी 15 रहेंगे। धारा 34 में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। आपको पता है इनमें मेंबर कौन होते हैं? धारा 33 में केंद्र के लिए और धारा 34 में राज्य के लिए। धारा 34 में राज्य लिख रही हो ना आप? तुम लिख नहीं रही हो? ओके, दिख नहीं रहा मुझे। चलो, तो ध्यान क्या रखेंगे, इनमें मेंबर कौन होते हैं? इनमें मेंबर शिक्षाविद होते हैं और स्पेशली बाल मनोविज्ञान के जानकार होते हैं। ठीक है ना? बाल मनोविज्ञान के जानकार लोगों को इसमें लिया जाता है। तो इस तरीके से 31 से 34, अब केवल 3 बची हैं, 4 बची हैं। चलिए साहब, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रोविजंस का ध्यान रखने के लिए कौन सी 4 धाराएं बताई गई हैं? 31 से 34। धारा 30 में क्या था? धारा 30 में क्या था? यस, बोर्ड एग्जाम कंपलसरी नहीं होगी, और एक और बात थी, सर्टिफिकेट देंगे लास्ट एग्जाम का। धारा 29 में भी 2 बात थी, एक तो थी पाठ्यक्रम के निर्माण के बारे में और दूसरी थी मूल्यांकन के बारे में। और धारा 28 किस पे प्रतिबंध लगाती है? ट्यूशन पे, प्राइवेट ट्यूशन पे। धारा 27 शिक्षकों को छूट देती है साहब, छूट देती है ना। शिक्षण कार्य तो कराना है, इसके अलावा कितने काम और करा सकते हैं? 3। कितने काम? 3। सबसे पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, और तीसरा कौन सा? आपदा राहत कार्य। ठीक है, अब चलिए साहब धारा 35। धारा 35 आरटी की धारा 35 क्या बोलती है? यह है निर्देश देने की शक्ति, यानी और कोई निर्देश हो तो कौन दे सकता है, और निर्देश देने की शक्ति आपको लिखना है केवल केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नहीं दी, केवल केंद्र सरकार को। धारा 35 निर्देश देने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को है। निर्देश देने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को। और धारा 36 अभियोजन से पूर्व स्वीकृति, अभियोजन से पूर्व स्वीकृति, यानी कोई आरटी की धारा के उल्लंघन के लिए किसी को कोर्ट में ले जाता है ना, किसी शिक्षक को या किसी अधिकारी को, तो उसके लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी परमिशन देती है समुचित सरकार। तो अभियोजन के पूर्व स्वीकृति, ये क्या बोलती है? धारा 36। धारा 35 में निर्देश देने की शक्ति है, और धारा 36 में अभियोजन से पहले की स्वीकृति की बात है। और धारा 37, धारा 37, धारा 37 में लिखें आप, सद्भावना, सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए संरक्षण। सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए संरक्षण। इसका मतलब समझे आप? सद्भावना से कोई काम करता है कोई टीचर, और उस पर फिर उल्टा पड़ जाता है, तो उसको धारा 37 का लाभ देंगे। ठीक है ना? कोई बच्चा कोई गिर रहा है तो उसने उसको उठा लिया, उसको बचा रहा है वो, पर कोई बोलेगा बैड टच किया है इसने, बैड टच, तो उसको प्रूव कर देगा कि साहब मैं इसको बचा रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे? धारा 37 के तहत एक प्रोटेक्शन है, एक संरक्षण है। पर यह संरक्षण किसके लिए है? केवल यस, गुड फेथ में आपने कोई काम किया है, सद्भावना में काम किया है, तो ये धारा 37। और आखिरी धारा किसके बारे में हो सकती है? ये तो आप जरूर जानते होंगे, धारा 38। धारा 38 यानी धारा 38 लिखें, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन
राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन राज्य सरकारों को आरटीई लागू करने का अधिकार। राज्य सरकारों को आरटीई लागू करने का अधिकार। तो आरटी की धारा 38, ठीक है ना, आरटी की धारा 38। और यहां पे इंपॉर्टेंट करके एक बात लिखें आप, इंपॉर्टेंट करके एक बात लिखें। आरटीई की धारा 38, आरटीई की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, आरटीई की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राजस्थान सरकार ने आरटीई द्वारा आरटीई की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राजस्थान सरकार ने, नाम लिखेंगे आप, राजस्थान सरकार ने राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोलिए सन 2011 को लागू करने की आरटीई की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राजस्थान सरकार ने राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 को लागू करने की अधिसूचना, आपको पता है डेट, शाबाश, लागू करने की अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की। 29 मार्च 2011 को जारी की, जो 1 अप्रैल 2011, जो 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी मानी गई, 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी मानी गई। तो आपको दोनों तारीख याद रखनी है, ठीक है ना। अधिसूचना जारी करने की पूछे तो 29 मार्च 2011, और राजस्थान में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2011, और केंद्र में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। एग्जैक्ट 1 साल का फर्क है। तारीखें तो आपको आराम से याद रह जाएंगी ना। तो आप मेरे को बताएं, आरटी राज्यसभा ने कब पारित किया, तुम लोग बोलो, लड़की हो। यस, आरटी राज्यसभा ने कब पारित किया, 20 जुलाई 2009। लोकसभा ने कब पारित किया, 4 अगस्त 2009। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कब साइन किए, 26 अगस्त 2009। अधिसूचना गजट में कब आई, 27 अगस्त 2009। और देश में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। गुड। अब है वो अनुसूची जिसमें 2-3 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कर लें अभी अपन, फिर ब्रेक लेंगे, ठीक है। ओके साहब। और अनुसूची में मैं आपको बता दूं, स्कूल के स्टैंडर्ड हैं, विद्यालय के मानक हैं, विद्यालय के मानक। जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है इसमें से, तो अनुसूची में लिखें स्कूल के स्टैंडर्ड, विद्यालय के मानक। और विद्यालय के मानक में पहला काम अपन करेंगे छात्र शिक्षक अनुपात। विद्यालय का मानक, पहला काम छात्र शिक्षक अनुपात। चलिए, आप में से कोई मुझे बताएं छात्र शिक्षक अनुपात क्या है। पहली से 5वीं तक का। और कोई, क्या बात है।
ओके, चूरू में से कोई बताए मेरे को, पहली से पांचवी तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? पैंतीस है, क्या बात है। और कोई कहना चाहेगा चूरू में से? किसी लड़की की आवाज सुनाओ, वो बोलना चाह रही है। हाँ, लड़कियों में से कोई मेरे को बताए इसका जवाब। तीस है, ओके। या और कोई जवाब, लड़की लड़के, कोई कोई भी, किसी में से भी, शुरू में से? चलिए, रतनगढ़। अच्छा, और कोई जवाब देना चाहेगा आप में से रतनगढ़ में? कोई जवाब दे रहा है क्या? बीस एक, क्या बात है। ओके, थैंक यू। अब सुने आप, ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न आता है, इसमें गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है ना? 35 से 1 आपका जवाब गलत है। अनुपात दरअसल पहली से पांचवी तक तो कैलकुलेशन पे बेस्ड है, और 35 से 1 आपका जो जवाब है वो छठी आठवीं का है, ठीक है ना? तो ध्यान से आप लिखेंगे, इसको लिखें जैसे मैं लिखाता हूं वैसे लिखना है। छात्र शिक्षक अनुपात, और पहले लिखे कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 5, और छात्र के नीचे लिख दे 60 तक, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लें आप। यानी 60 तक छात्र होंगे तो शिक्षक होंगे 2। 60 छात्रों तक शिक्षक कितने हो गए? 2। तो लगता है 30, पर है नहीं। क्यों नहीं है? मान लो किसी स्कूल में 60 स्टूडेंट हैं तो कितने टीचर होंगे? 2। 50 स्टूडेंट हैं तो कितने टीचर होंगे? बोलिए। 2। 31 हैं तो कितने होंगे? 2। और 30 है तो कितने होंगे? 2। कोई सिंगल टीचर स्कूल नहीं है, इसका मतलब 31 नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? तो पहली बात याद रखेंगे, आरटी में साफ लिखा है 60 तक 2। दूसरी बात, 61 से 90, अगर छात्रों की संख्या 61 से 90 होती है तो 3। 61 से 90 होगी तो शिक्षक होंगे 3। और तीसरी बात, 91 से 120 होंगे तो शिक्षक कितने हो गए? 4। तो लगता है जैसे 30 का है, लग रहा है ना? पर अगले में देखें, 121 से 200, शिक्षकों की संख्या 5। शिक्षकों की संख्या कितनी? 5। बात को समझे आप? 60 तक कितने शिक्षक होंगे? 2। 61 से 90, 3। 91 से 120, 4। 121 से 200, 5। लेकिन नोट के रूप में 2 बातें लिखनी है आपको। पहली बात तो लिखें, 1 से 5 की बात चल रही है, ठीक है ना? पहली बात तो लिखें, छात्रों की संख्या 150 से अधिक, छात्रों की संख्या 150 से अधिक होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा, एक HM। 150 से अधिक होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा। बात को समझे? बात को समझे? मान लो आपसे पूछ लें कि साहब 1 से 5 तक के स्कूल में 180 छात्र हैं, सुन रहे हैं आप? 180 छात्र हैं तो शिक्षकों की संख्या क्या होगी? तो आप क्या बोलेंगे? सुने ध्यान से, ऐसा हो चुका है। 180 हुए तो 121 होते कितने हो जाएंगे?
5, 200 तक कितने रहेंगे? 5। तो शिक्षक कितने हो गए? 5। प्रधानाध्यापक शिक्षक नहीं है। पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का मतलब वो केवल एचएम है। सुने मेरी बात पूरी पूरी सुने। तो शिक्षक कितने हो गए? 5। एक ऑप्शन में आपको मिलेगा 5, एक ऑप्शन में मिलेगा 6। अगर जिसने जल्दबाजी में देखा नहीं 6 कर दिया तो उसका क्या हो जाएगा? गलत। और जिसने 5 कर दिया उसका क्या हो जाएगा? गलत। 5 करेंगे तो भी गलत होगा, 6 करेंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि अगले ऑप्शन में आपको मिलेगा 5 + 1 जो सही होगा। सुनना बात को। 150 होते ही एक एचएम हो गया। तो परीक्षाओं में ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको आरटी की समझ है क्या, वो ये तो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर एक ऑप्शन में 5 आता है, एक में 6 आता है, तो कोई बात नहीं, अगर और नहीं है +1 वाली बात नहीं, तो आप 5 को सही करेंगे। बात को समझ रहे हैं ना। शिक्षक 5 ही हुए, लेकिन आगे के ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको 5 जोड़ 1, तो 5 जोड़ 1 को सही करेंगे। आप बोलते हैं साहब 5 जोड़ 1 तो 6 होता है, तो एक ऑप्शन में 6 भी तो है। नहीं, 5 जोड़ 1 में जोड़ 1 का मतलब क्या हो गया? HM, +1 का मतलब HM। याद रहेगी ये बात? ओके। और नोट करके दूसरी बात लिखें आप। छात्रों की संख्या 200 से अधिक होने पर, दूसरी बात लिखें, छात्रों की संख्या 200 से अधिक होने पर, छात्रों की संख्या 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। यानी इस बार 40:1 हो जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। बात को समझे? यानी 40 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। 2 लगा सकते हो, लेकिन 41 पे 1 नहीं लगा सकते। क्लियर है दोनों बातें? तो पहली से 5वीं तक ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन है, और साथ में प्रधानाध्यापक कब जरूरी है? यस, जब छात्रों की संख्या 150 से ज्यादा हो, और 200 से ऊपर हुए तो अनुपात क्या हो जाएगा? 40:1। अब आप मेरे को बताएं, एक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में, मैं ये जवाब पूछना चाहूंगा रतनगढ़ वालों से, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र संख्या 250 है, तो कितने शिक्षक होंगे? जवाब सुने आप उनका। 250 छात्रों पे कितने शिक्षक होंगे साहब, बताएं। कितना बोला? 7 + 1। 250 पे मतलब अनुपात क्या हो जाएगा? छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो जाएगा? ओके, छात्र शिक्षक अनुपात हो जाएगा 40:1 का, क्योंकि 200 क्रॉस कर गए। तो 40 का मतलब 200 पे 5 हो गए, ठीक है ना। फिर 241 होते ही 6 हो गए। कितने हो गए? 201 होते ही 6 हो गए क्या? हाँ, और वो होते ही 7 हो गए। +1 वाली बात इन्होंने ठीक बोली, तो जवाब हो जाएगा आपका 7 + 1। बात को समझे आप? ओके। एक बात पहली से 5वीं तक ये थी, और दूसरी बात कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 6 से 8, और 6 से 8 में कैलकुलेशन नहीं है। 6 से 8 में आप लिखें, 6 से 8 छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 का होगा। 6 से 8 में 35:1 छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 का होगा। लिखा 35:1, और नोट करके यहां भी 2 बातें लिखनी है 6ठी से 8वीं तक। पहली बात तो लिखें, 100 से अधिक बालक होने पर, छात्र होने पर, 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा। एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा। और दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, प्रति कक्षा,
ये नियम तभी लागू होगा जब 100 से अधिक बच्चे हुए, ठीक है ना। प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक, प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक निम्न में से, एक शिक्षक निम्न में से प्रत्येक विषय का होगा। यानी कम से कम एक क्लास में एक टीचर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, और ये जो विषय है इनका एक टीचर होना चाहिए मिनिमम, ये भी ध्यान रखना है। प्रति कक्षा, आपने क्या लिखा? प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक निम्न में से प्रत्येक विषय का होगा, और डेस करके वो विषय लिखें। विषय हैं 3, और पता है आपको ये 3 विषय आपके लेवल 2 वाले हैं। एक पे है भाषा, पहला है लैंग्वेज, भाषा। भाषा का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा पिछली बार कि साहब किसी स्कूल में लैंग्वेज का कोई टीचर नहीं है, तो उसमें इंग्लिश का टीचर भी चाहिए, संस्कृत का भी चाहिए, हिंदी का भी चाहिए, पर एक हिंदी का लगा दिया ओके, किसी स्कूल में संस्कृत का लगा दिया ओके, किसी स्कूल में इंग्लिश का लगा दिया ओके, क्योंकि आरटी की इस अनुसूची का पालन कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो भाषा का एक शिक्षक जरूरी है कम से कम, और भाषा में कोई सी भाषा हो। दूसरा विषय है गणित या विज्ञान, गणित या विज्ञान, यानी किसी स्कूल में मैथ्स का लगा दिया ओके, किसी में साइंस का लगा दिया ओके, ठीक है ना। तो आपके लेवल 2 में गणित विज्ञान एक साथ इसलिए है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गणित विज्ञान एक साथ इसलिए ले रहे हैं साहब, जो गणित का टीचर है वो विज्ञान पढ़ाएगा, और जो विज्ञान वाला है वो गणित पढ़ाएगा। और तीसरी है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान एक ही बात है, ओब्लिक करके अध्ययन कर दें। ये आपका एसएसटी है, सोशल साइंस है। तो बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनको सबको एसएसटी में शामिल इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। लेवल 2 में एसएसटी की वैकेंसीज ठीक रहती हैं, इसका कारण यही है। तो क्या याद रखेंगे? प्रत्येक क्लास के लिए एक बच्चा, एक शिक्षक, और निम्न में प्रत्येक विषय के लिए एक शिक्षक। विषय कितने हुए? 3। पहला कौन सा? भाषा। ध्यान रखें, हिंदी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, क्या है? भाषा है। दूसरा गणित या विज्ञान, और तीसरा सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, ठीक है। और अब आरटी की आखिरी बात, आखिरी बात लिखें साहब, और लिखें एक शैक्षणिक सत्र में, शैक्षणिक एकेडमिक सेशन, एक शैक्षणिक सत्र में, एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम, और न्यूनतम करके आगे डेस कर दें, एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम, और यहां पे 2 चीजों की बात करेंगे। एक तो है कार्य दिवस, वर्किंग आवर्स, प्रश्न आता है इन पे, और एक है कार्य घंटे, वर्किंग डेज। कार्य दिवस, कार्य घंटे, एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम, ठीक है ना। 2 भागों में है, एक कार्य दिवस, एक कार्य घंटे। और इसमें भी आप ध्यान रखेंगे 1 से 5 अलग है, 6 से 8 अलग है। तो कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8, एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवस 1 से 5 में तो कितने होंगे, और 6 से 8 में कितने होंगे। इसी तरीके से वर्किंग आवर्स, कार्य घंटे 1 से 5 कितने होंगे, 6 से 8 कितने होंगे। तो ये फिगर बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगी, बहुत आसानी से। आपको ध्यान है कार्य दिवस 1 से 5वीं कितने होते हैं? 200, और 6 से 8वीं 220। वर्किंग आवर्स 800 और 1000। तो 4 फिगर याद रखनी है आपको, एक 200, एक 220, एक 800, एक 1000, ठीक है ना। तो 1 से 5वीं में लिखें 200 कार्य दिवस, और 6 से 8वीं में लिखें 220 कार्य दिवस, 200, 220। और 6 से 8वीं में, सॉरी, कार्य घंटे में आप लिखेंगे 1 से 5वीं के सामने तो 800, और उसके सामने 1000। एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवस 1 से 5वीं 200, और 6 से 8वीं 220, और कार्य घंटे 1 से 5वीं 800, और 6 से 8वीं 1000। आप बताएंगे न्यूनतम
कार्य दिवस पहली से पांचवी तक कितने? 200। और छठी से आठवीं कितने? और कार्य घंटे पहली से पांचवी 800 और छठी से आठवीं 1000। और अब आखिरी बात जो बहुत बार आई है, पिछली बार अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड में इस पे बहुत विवाद हुआ था, और वो क्या है? वो लिखे प्रति सप्ताह। प्रति सप्ताह एक शिक्षक के न्यूनतम कार्य घंटे। यस, प्रति सप्ताह एक शिक्षक के न्यूनतम कार्य घंटे। बताएंगे आप कितने हैं? बिल्कुल 45। लेकिन इसमें उस बात का ध्यान रखना, क्या 45 जिसमें तैयारी के जिसमें तैयारी के घंटे शामिल हैं। शामिल, तैयारी के घंटे शामिल, ये ध्यान रखना आप। यही आया था परीक्षा में, ठीक है ना? परीक्षा में 2 ऑप्शन आ गए थे फर्स्ट ग्रेड में, एक में 45 तैयारी के बिना, एक में 45 तैयारी के साथ। तो कितनी माइनर चीज पूछी गई थी। इसलिए तैयारी के घंटे शामिल मतलब ये हुआ कि साहब 45 घंटे एक सप्ताह में एक टीचर को मिनिमम पढ़ाना है, पर वो 35 घंटे पढ़ाता है, 10 घंटे वो पढ़ाने की तैयारी भी तो करता है, ठीक है ना? तो तैयारी के घंटे शामिल, याद रखेंगे, तैयारी के साथ या तैयारी के घंटे शामिल। तो इस तरीके से हमने आरटीई का एक विशद विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप कोई भी परीक्षा दें, आरटीई में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है? फिर भी आपका कोई सुझाव हो, कोई बात हो, तो हम तैयार रहेंगे आपके लिए। और अभी मैं थोड़ा